अस्सलाम वालेकुम। बजट जायजा के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। कल से हम देख रहे हैं, बल्कि कल से पहले से भी, लेकिन कल से बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई कि हुकूमत और ओपोजिशन दोनों कैंप्स के एक दूसरे के ऊपर पाकिस्तान में पिछली मईशत और अब की मईशत, पिछली पॉलिसीज़ और अब की पॉलिसीज़ को लेकर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक कहता है कि जनाब हम नून लीग का मौक़िफ़ है कि हम जब मईशत को छोड़ के गए थे वो 5.3%, 5.7% की जीडीपी ग्रोथ थी, जो आपने सत्यानाश जिसका कर दिया और जो नेगेटिव साइड पर आ गई, और अब जाके जो 3.9% की ग्रोथ है उसको भी अपोजिशन कैंप मानने को तैयार नहीं है। वेल, दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो आपकी ग्रोथ थी वो तो हकीकी ग्रोथ नहीं थी, वो कर्जे के ऊपर डिपेंडेंट थी, वो इम्पोर्ट लेड ग्रोथ थी, और ये जो ग्रोथ इस वक्त आई है ये हकीकी मानों में ग्रोथ है जो पाकिस्तान को आगे लेकर चलेगी। ओपोजिशन कहता है, अपोजिशन कैंप का कहना है कि जनाब आपके दौर में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई ने एक आम पाकिस्तानी की कमर तोड़ दी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि महंगाई का सामना सिर्फ पाकिस्तान ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त है, और जिस तरीके से पेंडेमिक के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी सामने आई है उसने एक बाउंस बैक किया है। पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल इन दोनों कैंप्स के बीच में जो एक आम पाकिस्तानी है वो पिस कर रह गया है। हकीकत में हम कहाँ खड़े हैं, ये मुआशी अशारिये जो हैं जिनके ऊपर जंगो जदल जारी है, ये रिफ्लेक्ट किस तरीके से हो रहे हैं और आम आदमी जो है इनसे किस तरीके से मुस्तफीद हो रहा है या इससे परेशान है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकबर जैदी साहब, माहिर मुआशियात, सरबराह कैप। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर जैदी साहब आपका हमारे साथ, आप इस वक्त कराची स्टूडियो में हैं। और जूम लिंक पे हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है डॉक्टर नादिया फारूक ने, जो कि कंसल्टेंट है एडीबी ग्रुप, एशियन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप की इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर नादिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की तरफ चलता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे ड्राइव करूंगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर अगर हम इकोनॉमी की बात करें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान जो है दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। 216.6 मिलियन, 21 करोड़ 66 लाख नफूस पर मुश्तमिल। और ये रोज़ मैं इसलिए दिखाता हूँ कि हमें पता चले कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन का वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में किस तरीके से। जीडीपी साइज हमारा 262 अरब डॉलर, जिसमें टैक्स टू जीडीपी रेशो अपनी मजमूई कौमी पैदावार का हार्डली 10% जो है वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे जीडीपी के अंदर। साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ के ऊपर भी मैं आ जाऊं, क्योंकि पहला सवाल मैं इसी से रिलेटेड उठाऊंगा अपने दोनों पैनलिस्ट से। 5.79% से हम ऑल द वे नीचे 0.99%, जो पीटीआई का पहला दौरे हुकूमत था उसमें हार्डली 1% के करीब ग्रोथ, और जो हुकूमत क्लेम करती है, जबकि जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट स्पेशली डॉक्टर हफीज़ पाशा का जो रिसर्च विंग है वो ये कहता है कि ये ग्रोथ जो है नेगेटिव में -2.1% तक नीचे गिरी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा ज़िलज़ला आया था पूरी दुनिया में पेंडेमिक की सूरत में, और पाकिस्तान में भी उसके आफ्टर शॉक्स और उसकी जो बदहाली है वो देखी गई थी। इसके हिसाब से बात करें तो ये 3.9% ग्रोथ के नंबर्स एक परफेक्ट वी शेप ग्रोथ पाकिस्तान में देती है। डॉक्टर अकबर जैदी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा ये दोनों नंबर्स, क्योंकि मैटर इस वक्त जो कर रहे हैं दोनों कैंप्स में वो नंबर्स के ऊपर बात की जा रही है, तो क्या जो हमारी नेगेटिव साइड पे नीचे डिप हुई थी वो महज 0.5% थी जो हुकूमत कह रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी एलएसएम ग्रोथ गिरी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके और एग्रीकल्चर ग्रोथ गिरी और बहुत मैसिव डिक्लाइन था, क्या वो खाली 0.5% उसका इंपैक्ट था या -2.1%? डॉक्टर अकबर जैदी साहब, इसमें शुक्रिया इमरान साहब। देखें, अगर हफीज़ पाशा ने कैलकुलेट किया है, वो अक्सर ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, अगर -2.1% नहीं -1.5 के करीब होगी, यानी -0.5 से ज़्यादा होगी जो वो बता रहे हैं। अच्छा, अब इसमें असल चीज़ आ जाती है, जो दोनों अगर हम आदाद शुमार देखें 3.9 और अगर समझें 2.1 मान भी लें, इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने 6% तरक्की की है, मईशत ने 6% की है इस साल में। -2.1 से 0 आना, 0 से 3.9 आना, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं। तो 6% आपको 3.9 तो हतमी वो है लेवल है,
लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 6% उन्होंने बेहतरी लेके आए। एक्यूमुलेटेड ग्रोथ जो है वो बिल्कुल, 3.9%। ओके, इस 3.9% के नंबर के ऊपर जाहिर है कि आपका बेस जो है वो बिल्कुल लो हो चुका था, तो लो बेस आप जितने भी नेगेटिव साइड से ऊपर उठेंगे आपको नंबर्स बहुत अच्छे नजर आएंगे। तो वो लो बेस जो है, क्योंकि ये 3.9% की ग्रोथ फिर नजर कहां पे आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत में? मैं सेकंड क्वेश्चन टू यू डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस साल ग्रोथ हुई है। ये सारी पार्टीज़ को, सारे लोगों को मान लेना चाहिए कि जाहिर है अगर मनफी 0.5 थी या मनफी 2.1 2.1 थी, उससे तो बहुत बेहतर हुई। अब कितनी बेहतर हुई इस पर बहस कर रहे हैं, और वो बिल्कुल मेरे ख्याल से बेकार की बहस है, उसकी मतलब नहीं है। तो बेहतर हुई है, कितनी बेहतर हुई है? 3 हुई है, 3.9 तक गई है। मेरा ख्याल है कि ये इशू नहीं होना चाहिए। इशू ये होना चाहिए कि इसके लवाजमात क्या हैं, ये किस तरह से हुई, ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ क्या हैं। जैसे आपने अभी सवाल पूछा कि अगर ये हो रही है, बताएं तो सही। आपका कॉटन क्रॉप ख़त्म हो गया था, आप इंपोर्ट कर रहे थे, आपकी एनर्जी कंजम्पशन इतनी बिल्कुल गिर गई थी, लॉकडाउन था, मुश्किल हालात हैं, तो बड़ा मुश्किल है ये यकीन करना कि 3.9 है। मैं कहता हूँ हुई है, लेकिन इससे खासी कम। ठीक है, डॉक्टर नादिया फारूक आपकी तरफ आता हूं। ये नंबर्स में उलझे बगैर बात करें, 2 सवाल। पहला कि क्या पाकिस्तान की मुआशी हालत जो है पिछले साल के मुकाबले बेहतर है? यकीनन बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। कितनी बेहतर है और क्या ये पॉलिसी सस्टेनेबल हैं, क्या ये सही ट्रैक है, इसके ऊपर जरूर बात की जा सकती है। डॉक्टर नादिया। डॉक्टर नादिया आपका माइक म्यूट है, काइंडली उसे अनम्यूट कर। जी प्लीज। यस यस, जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, मैं पहले तो आपका प्रोग्राम सुन नहीं सकी, मुझे आवाज़ नहीं आई, लेकिन एनी हाउ जो आपने सवाल किया है उसके मुताबिक बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मैं ये कहूँगी कि अगर आप QMI का डेटा देखें और इन्फ्लेशन का डेटा देखें तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि ये जो एक बहुत बड़ी इसको खामखा एक पॉलिटिकल डिबेट में तब्दील किया जा रहा है कि डेटा फजिंग हुई है या ग्रोथ के नंबर्स ठीक नहीं है। और सबसे पहली बात है कि ये 9 माह का डेटा है, लेकिन 9 माह के डेटा के हिसाब से ही अगर आप QMI जो इंडेक्स है उसको देख लें, इन्फ्लेशन को देख लें, नंबर्स को, तो आपको पता चल जाता है कि ये इतनी ही होनी चाहिए थी। अब दूसरी बात ये है कि क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो सस्टेन करेंगे, सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात मैं डेटा से रिलेटेड तो ये कहती चली जाऊँ कि हमारे यहाँ पे डेटा के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली GDP के नंबर मंथली क्वार्टरली हमारे पास नहीं आते हैं, उनको आना चाहिए। इसके अलावा और बहुत से इंडिकेटर्स हैं जिनका डेटा अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर ये इस किस्म के जो इबाम है वो दूर हो सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि जो गवर्नमेंट की अभी करंट पॉलिसीज़ हैं उसमें अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो पहले की निस्बत बहुत अच्छा उसका ट्रेंड जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर उसको बिला वजह से फिक्स नहीं किया गया है, जो कि हम पहले देखते चले आए हैं। रही बात इन्फ्लेशन की, तो फरवरी में एनर्जी प्राइसेस बढ़ी थी, फिर रमज़ान का था इफेक्ट, फिर हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है, सप्लाई शॉक्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। जो अभी का हमारे पास नंबर आया है वो निस्बतन 11 से निस्बतन हम थोड़ा नीचे आ गए, 10% के पास आ गए हैं, वो नीचे की तरफ जा रहा है। और बाकी आपके जो प्राइमरी सरप्लस है वो उसकी तरफ देखें, वो सही जा, वो उसके नंबर्स ठीक जा रहे हैं। अगर इन पॉलिसीज़ को हम लेकर चलते रहेंगे तो वाई नॉट, क्यों नहीं, ग्रोथ हम जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और जो कि मुल्क के लिए इन द लॉन्गर रन जो है वो अच्छा होगा। एक्सटर्नल सेक्टर और इंटरनल सेक्टर दोनों को साथ मैं आ जाता हूँ जरा एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारे डोमेस्टिक सेक्टर उसके ऊपर भी आ जाता हूँ। जहरी साहब, जो इस वक्त बात की जा रही है, 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि जनाब आपकी पिछले दौर की जो बात की जाती है, हुकूमती कैंप का कहना है कि आपने जो हुकूमत को, मईशत को लेकर ऊपर लेकर आए थे, उसका ग्राफ वो बोरोड मनी के ऊपर आपने डॉलर्स जो है वो बोरो करके अपने एक्सचेंज रेट को बैलेंस किया हुआ था, रोका हुआ था, और अब की जो ग्रोथ है ये हकीकी ग्रोथ है। माय क्वेश्चन इज दिस कि अगर आपने इंपोर्ट को कर्टेल करके और ये ग्रोथ नंबर्स आप लेकर आए, लेकिन जब भी आप अपनी मईशत को खोलेंगे, अपनी सनतों को खोलेंगे, तो पाकिस्तान की जो मईशत है बेसिकली वो इंपोर्ट ओरिएंटेड मईशत पाकिस्तान को हम कह सकते हैं, क्योंकि हम अपनी एक्सपोर्ट के लिए भी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है।
तो ये और आप वो भी देख लें, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप अगर दोनों साइड उसके आपने देखने चाहिए, करंट अकाउंट आपका इसी वजह से सरप्लस आया कि आपकी इंपोर्ट्स रुकी हुई थी, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो एफडीआईज वगैरह हैं वो काफी कम हुए, तो वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉब्लम आया। ये ऐसी पॉलिसी बजाय नजर नहीं आ रही कि इसी को आप आगे लेके चलें और झंडे गाड़ दें आप इकोनॉमी में बहुत ज्यादा तरक्की के। डॉक्टर साहब, मुझे तो कोई पॉलिसी नहीं समझ आ रही, ये इत्तेफाक है। ये कहना ज़रूरी है कि पिछला जो साल गुजरा है या पिछले 1.5 साल जो गुजरे हैं, ये ज़रा अजीब से साल हैं, सब जानते हैं। और आपने बात की इसके दो पहलू हैं। एक तो आप जब मईशत बंद हो जाएगी, आपकी इंपोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं, आप क्या इंपोर्ट करेंगे जब आपका पूरा लॉकडाउन है और आपके जो है इकोनॉमिक ग्रोथ -0.21% है, वो यही जाहिर करती है कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं बिल्कुल कम होंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरा, ये आमतौर पे लोग इसका भी 3 पहलू हैं एक्चुअली। दूसरा, ये इस पहलू पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, वो ये कि आज से चंद महीने पहले तेल की कीमत $35 बैरल थी, अब वो 70 तक पहुंच गई है। और इसकी वजह ये है बुनियादी तौर पे कि जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ेगी, जैसे जैसे अमेरिका, यूरोप और चीन और ममालिक आगे बढ़ेंगे, इक़्तिसादी तरक्की होगी, वो तेल की मांग बढ़ेगी और उस वजह से फिर तेल की कीमत भी बढ़ेगी। हमने अभी तक ये पिछले 3-4 महीने से तेल की कीमत ही नहीं बढ़ाई, इस डर से कि बजट आ जाएगा, इलेक्शन जो वो नेशनल असेंबली में वगैरह क्या होगा, इफरात दर वैसे ही तकरीबन 10.9 है। तो ये 2 पहलू। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, अक्सर हम भूल जाते हैं कि ये कोविड का दौर ऐसा गुजरा है जब IMF पीछे हट गया। बहुत ज़रूरी बात है, ये भूल जाते हैं। IMF ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपको $400 मिलियन और दे देते हैं, जितने भी उन्होंने दिए सपोर्ट, रिलीफ सपोर्ट के लिए। फिर उन्होंने वो शराइत जो थी कि आपने सख्ती करनी है, अपना करंट अकाउंट, अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने, बजट डेफिसिट कम करना, उसकी तरफ उन्होंने हाथ उठा लिया। तो हमारे यहाँ जो पिछला साल गुजरा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार बात इस पर जोर देनी पड़ेगी कि ये आर्टिफिशियल साल था, ये पॉलिसीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, इत्तेफाक था। अब ये जैसे ये भी कह रही हैं, नादिया भी कह रही हैं, ये देखना चाहिए। मैं इनसे अग्री नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी पॉलिसीज़ वाज़े तौर पे सामने आई हैं। और अब वक्त आ गया है कि अगले 1-2 साल जो पॉलिसीज़ हैं वो वाज़े तौर पे सामने आए, पता चले कि वो क्या है। यानी काफी नरम रवैया रहा IMF का पेंडेमिक के हवाले से, और जो नंबर्स नीचे आए थे वो भी मैं डिस्कस करूंगा अगले सेगमेंट में कि वो क्या है, और अगर फिर आगे चल के, क्योंकि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो पाकिस्तान की में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके ऊपर हमारे दोनों गेस्ट मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। कराची स्टूडियो में डॉक्टर अकबर जैदी और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिया फारूक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अकबर, जो हम बात कर रहे थे इससे पहले टारगेट्स के हवाले से, अब ज़रा हम थोड़ा सा अपने जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर साइड पे अगर देखें, स्पेशली एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, तो 2 यहाँ पे टारगेट्स हैं कि ग्रोथ इन फेडरल एक्सपेंडिचर जो है बिलो 10% रखी जाएगी कमिंग फिस्कल ईयर में, और दूसरा डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है वो 21% उसको बढ़ाया जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं इस वक्त कितनी आसान होंगी, कितनी मुश्किल होंगी करना। आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि 21% अपने तरक्याती बजट को बढ़ाएंगे, अखराजात को बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ अब स्पेंडिंग के कम करने की बात करें, अराउंड 10% तक उसको रखने की बात करें, पॉसिबल होगा? देखिए, अभी तो इन्होंने जैसे ऐलान किया है कि 25% पंजाब में ये तनख्वाहें बढ़ा देंगे, फेडरल गवर्नमेंट की 25% बढ़ा देंगे, गालिबन सिंध और बलूचिस्तान बाकी प्रोविंसेस करेंगे। ये ठीक है, ये सूबों को ट्रांसफ़र हो जाएगा ये जो इंक्रीज़ है। लेकिन इसी से आप शुरू करें कि साल शुरू नहीं हुआ इक़्तिसादी साल, और ये अखराजात वैसे ही लग रहा है कि बढ़ने वाले हैं। एक तो ये, दूसरा ये जो कह रहे हैं कि तरक्याती अखराजात ये 21% बढ़ा देंगे, ज़ाहिर है इनको बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि 2 साल के बाद इंतखाबात होने चाहिए, होने वाले हैं, होने चाहिए भी और होने वाले हैं। और ये 2 साल जो हैं इस हुकूमत के हैं, जब इसको मौका मिलेगा कि ये दिखाए कि ये तरक्याती अखराजात क्या कर रहे हैं, तो ज़रूरी है। लेकिन ये हम हमेशा भूल जाते हैं, IMF सर पे सवार है। IMF ने शराइत लगाई हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 6% पे होना चाहिए, 6.4 जितना भी है। अगर उससे आगे जाने लगे तो फिर इनको मुश्किलात हो जाएंगी, या फिर इनको ऐसा करना पड़ेगा कि IMF के जो प्रोग्राम है उसको रोक दें फ़िलहाल, फिर इलेक्शंस के बाद दोबारा शुरू करें। क्या ये मुमकिन होगा IMF प्रोग्राम को रोक दें? क्योंकि अभी जो हल्का उसने हाथ रखा, हौला हाथ रखा, तो हम थोड़ा सा ऊपर आ गए। क्या ये मुमकिन होगा पाकिस्तान के लिए कि IMF प्रोग्राम से बाहर निकल आए, और निकल आए तो फिर वापसी जो है वो कैसी होगी?
होगी क्या होगा, क्योंकि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट तो सिर्फ IMF भी ही है। हमने सब कुछ करके देख लिया, उधर उधर से भी पकड़ के देख लिए पैसे, लेकिन काम नहीं बना हमारा। जी लेकिन IMF के साथ जितने हमारे प्रोग्राम हुए वो पूरे वो बाकी सब जो हैं बीच में ख़त्म हो गए। तो ये अगर हुकूमत चाहती है कि अगर IMF ऐसी शराइत लगाए जिससे उनका प्रोग्राम ख़ासतौर पर तरक्याती अखराजात पर असर पड़ता है, वो कहेंगे ठीक है हम अभी मुअत्तल कर देते हैं, इलेक्शंस के बाद देखा जाएगा क्या करना है, और ये इनके फ़ायदे में भी होगा। दूसरी चीज़, शौकत तरीन साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना, वो हर दूसरे दिन यही कह रहे हैं हम IMF से नया समझौता करेंगे, यानी इसी समझौते के अंदर, इसी प्रोग्राम के अंदर हम नए उनके साथ रीनेगोशिएट करेंगे। रीनेगोशिएट, तो उसका रीनेगोशिएट, नए अरेंजमेंट्स, उसमें दो चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। एक तो ये वो कह रहे हैं कि बिजली के नर्ख और गैस के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। दूसरा ये होगा कि फिस्कल डेफिसिट के हवाले से वो कोशिश करेंगे कि इनकी जो सीलिंग है जो IMF ने लगाई हुई है, जो तय है, वो ज़रा ऊंची हो जाए ताकि इनकी गुंजाइश बढ़ जाए। ठीक, डॉक्टर नादिया आप क्या कमेंट करेंगी IMF को लेके हमारे जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं, हमारे जो एक्सपेंडिचर टारगेट्स हैं, इनको बैलेंस किस तरीके से रखा जाएगा? क्या रीनिगोशिएशन की जो बात की जा रही है, और तरीन साहब की पहली जो एक इंटरेक्शन थी मीडिया से, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि IMF जो है वो बहुत ज़्यादा उसने वो प्रोग्राम जो है वो मुश्किलात का शिकार है, उससे रीनिगोशिएट किया जाएगा, मुमकिनात में शामिल है ये? देखिए जी, जब IMF के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था तो उस टाइम की अगर आप अखबारें और सुर्खियां निकाल के देखें, तब भी यही कहा जा रहा था कि निगोशिएशन उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो अभी भी तरीन साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है एंड द वे ही टॉक्स, वो बहुत ही हमें, मेरे पास कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं, यानी कि वो दबंग तरीके से बात कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो डेफिनेटली IMF के एजेंडा के साथ टकराएंगी। जहाँ तक टैरिफ्स की बात है तो वो तो बढ़ाने पड़ेंगे, वो तो इसके अलावा तो कोई चारा मुमकिन नहीं है। गर्दिशी कर्जा कहाँ से कहाँ जा रहा है, गवर्नेंस के इश्यूज अपनी जगह पर हैं, लेकिन टैरिफ को बढ़ाना भी ज़रूरी है। दूसरी तरफ से जब हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वो इनके लिए बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ के नंबर्स और टारगेट वो काफ़ी ज़्यादा, और पिछले सालों में कोविड की वजह से उस तरह से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हुए भी नहीं है। ज़ाहिर साहब की बात से मैं बहुत इत्तेफाक करती हूँ, जहाँ उन्होंने कहा रिकरेंट एक्सपेंडिचर्स की बात की। जब पंजाब बढ़ा रहा है सैलरीज को साल के शुरू में, तो बाकी सूबों पे भी इसका असर जाएगा। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल फैसले तो करने होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो रिकरेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑलरेडी बहुत पाइल्ड अप है, पेंशन्स का बर्डन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा और इन डिबेट है, फिर साथ ही सैलरीज का इशू आ जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की बात करें, जहाँ पर उसका अगर हम एक हल्का सा मवाजना करके देख लें अपने खित्ते के अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली ये जो साउथ एशियन रीजन है उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया उनसे तो बहुत ही नीचे है। तो अगर वो हमारी जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का आंसर है वो ऊपर नहीं जाएगा और जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें क्वालिटी नहीं होगी, और थर्डली जो हम प्लानिंग करते हैं PSDP की, उसमें अगर हम ऑलरेडी या तो जो प्रोजेक्ट जो हैं वो देखे बगैर कर देंगे और नए से नए प्रोजेक्ट लाने की बजाय जो ऑलरेडी हो चुके हैं प्रोजेक्ट, उनकी मेंटेनेंस, उनकी वेयर एंड टेयर, यानी हम पिछले लाएंगे, ये चीजें तो हाथ से हम पिछले अपने तमाम प्रोग्राम्स में एक बात तवातुर के साथ कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान में हर जो हुकूमत रही है उसका फोकस जो है बजाय इसके कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के ऊपर हो, उनका फोकस जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा रहा। तख्तिया कोशाई जो है और जो फीते काटने का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा रहा, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉलिसी जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर अकबर जैदी साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था मैं कि हमारे यहाँ हुकूमतों का फोकस जो है वो बजाय इसके के पॉलिसीज़ की तरफ हो, वो हाफ हार्टेडली पॉलिसीज़ लेकर आते हैं। इस कौम को विजन 25 भी दिखाया गया, विजन 2030 भी दिखाया गया, लेकिन हुकूमतों का फोकस जो है वो होता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि नए से नए प्रोजेक्ट जो है वो लगाएं। और पिछली हुकूमत में अगर हम बात करें प्रोजेक्ट्स के हवाले से, आपके जो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, कैपेसिटी पेमेंट का आज भी हम प्रॉब्लम भुगत रहे हैं। तो ये क्या ये तसलसल अभी भी जारी है, ये मिजाज अभी भी जारी है? दो चीज़ें, एक तो तरक्की और तरक्याती अखराजात में फ़र्क होता है, ठीक है। तरक्की अखराजात की जब कोई तरक्याती अखराजात की जब कोई बात करे, अखराजात पे ज़्यादा जोर दे, तरक्यात और तरक्की पे कम दे। उसकी वजह यह है कि जैसे आपने कहा फीता काट लेते हैं, प्लैक लग जाती है,
सड़क बनती है नहीं बनती है, पुल आधा बनता है नहीं बनता है, और 1 साल नहीं 2 साल नहीं 4 साल नहीं वो आगे बढ़ता जाता है। हम क्या आप BRT देख लें, जो भी आप प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं वो 10 साल के बजाय 2 साल के बजाय 10-8 साल हो जाते हैं। एक तो ये। दूसरा जो आपने पॉलिसीज़ की बात की, जब आपके पास IMF है, IMF आपकी मईशत चला रही है, आपको पॉलिसीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये होती है IMF ने 2-3 बड़ी चीज़ें फैसला की। अगर आप IMF का वो देखें एग्रीमेंट, जो बज़ाहिर एग्रीमेंट का मतलब होता है दो शरीक मुश्तरका तौर पर साइन करते हैं, लेकिन वो होती एक डिक्टेशन है। IMF कहती है आपको पैसे चाहिए, $6 बिलियन आप ले लें, लेकिन आपको उसको ये करना पड़ेगा, बिजली के निर्ख बढ़ाएं, पेट्रोल के बढ़ाएं, फला के करें, ये टैरिफ वगैरह जैसे ऑस्टेरिटी कहते हैं वो हम करते नहीं है। बिल्कुल, और वो ये टैक्स बढ़ाने की कोशिश करें, वो टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके बढ़ जाते हैं, टैक्स बेस आपका नहीं बढ़ता। तो पॉलिसी हमारे यहाँ बहुत सालों से, जब से हमारा इन्हिसार IMF पे बढ़ा है, पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ी। वो जो कहते हैं हम कर लेंगे वो पॉलिसी होगी। ठीक है। दूसरी चीज डॉक्टर नादिया, इससे पहले जब बात की जाती है गोल्डन एरा की पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि उस वक्त प्लानिंग कमीशन आगे होता था और उनकी बैक के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री होती थी। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री आगे होती है, प्लानिंग कमीशन जो है वो पीछे होता है। बेचारा उसने 3.9% का नंबर भी दिया प्लानिंग कमीशन ने, तो वो भी अब हजम नहीं हो पा रहा है। ये कहां तक सही है ये मफरूजा कि प्लानिंग कमीशन जो है उसको लीड करना चाहिए और बैक के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री हो? देखिए, पहली बात तो ये है, अभी जो पॉलिसी की बात हो रही थी, मैं पहले उसको एड्रेस करना चाहूँगी। उसमें ये है कि अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो जहाँ तक पॉलिसी पैरामीटर्स की बात है तो स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया है, और स्टेट बैंक ने बाकायदा एक, देखिए कहीं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट तो करना पड़ता है, फिर उसके बीच में आप जब पॉलिसी की इम्प्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो नेमिंग शेमिंग या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, तो साथ साथ आप उसको फिक्स करते चले जाते हैं, तो आप एटलीस्ट किसी ना किसी एंड पे या किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही जाते हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल बगैर किसी पॉलिसी के, आखिर एक्सचेंज रेट की जो एप्रिसिएशन थी उसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें, नहीं तो वो एक सेकंड, वो पॉलिसी क्या थी नादिया? किया है डॉक्टर नादिया, लेट मी इन प्लीज। आप जो एक्सचेंज रेट के हवाले से बात कर रही हैं, प्री कोरोना अगर बात करें 13.25% आप लेकर क्या मकासद हल करना चाह रहे थे अपने डॉलर रुपी पैरिटी के ऊपर? आप हॉट मनी लेकर आ रहे थे, $2 अरब की हॉट मनी। कोरोना तो बाद में आया, ये तो उससे पहले की। ये फिर किस तरह की पॉलिसी थी हमारी सेंट्रल बैंक की? मैं यही तो अर्ज कर रही हूँ ना कि पॉलिसी तो थी, ये नहीं था कि कुछ भी नहीं था और हमने फिर उसको पैक कर दिया था डॉलर को रुपी के साथ। वो एक डिबेटेबल टॉपिक है कि हमने क्या पॉलिसी मेजर लिए थे, इधर वो सही थे, गलत थे या क्या थे, या उसकी इकोनॉमी पे इम्प्लीकेशंस क्या पड़ी। ठीक है, फिर हम 1.2 ट्रिलियन का जो इन्होंने फाइनेंसिंग दी टर्फ में और ये स्टेट बैंक ने, उसके भी काफी अच्छे और पॉजिटिव नताइज जो है वो सामने। अब दूसरी बात हम करते हैं प्लानिंग कमीशन की। देखिए, मैं खुद इस्लामाबाद में रहती हूँ, आप प्लानिंग कमीशन में जाएं, अभी तक हमारे पास चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और वहाँ पर आप अगर कैपेसिटी का देखें तो वो हमारी सभी मिनिस्ट्रीज के अंदर फुकदान नजर आता है, लेकिन प्लानिंग कमीशन के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा नजर आता है। आप खुद जाइए और जाके देखें आपको कौन से लोग वहाँ नजर आ रहे हैं। और हमने बड़े, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जिसको आपने उसकी अप्रूवल और उसके जितने प्रोसेसेस हैं, उसके PC 1, 2, 3 जितने भी वो बनते हैं, उन सब के अंदर एफर्ट्स चाहिए होती हैं, उसके हार्डकोर एक रिसर्च वर्क चाहिए होता है। कैपेसिटी अभी हाल के दौर में हमें पाइड अप्रिशिएट करना चाहिए। पाइड ने बहुत अच्छे काम करने शुरू कर दिए हमेशा से। अगर आप तारीख उठा के देखें बहुत पहले, तो उनके साथ जो एज ए थिंक टैंक जो है वो पाइड होता था। ठीक है, लेकिन लास्ट मिनट डॉक्टर अकबर आपकी तरफ आऊंगा। एक्सचेंज रेट, पॉलिसी रेट, इनको जो हम इंटरेस्ट रेट को लेकर चले थे, आपके हॉट मनी वाला कॉन्सेप्ट, और ये प्री कोरोना तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ फिर पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, एक तरह से बिल्कुल। जैसे इसके दूसरा पहलू ये, इनको रेट एडजस्ट करने पड़े, इनकी इंपोर्ट्स नहीं बढ़ रही थी, तो इस वजह से इनको मौका मिल गया रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के पास आने का। दूसरा ये इंपोर्ट्स का मसला हल हो गया। दूसरा ये IMF पीछे हट गया। अगर वही चलता रहता है, जो माइनस देखें आप पिछले साल या उससे पिछले साल जब ये आई थी नई हुकूमत, 1.9 चला गया था। अगर कोरोना आया है मार्च में, पिछले साल के मार्च में, तो 9 महीने में इनकी कारकर्दगी देखें वैसे ही नीचे आ गई थी। तो ये मसले हैं, इन्होंने इनको कन्फ्रंट नहीं किया, इनकी समझ में नहीं आई, इनकी पॉलिसीज़ नहीं है। अब इनके पास 2 साल हैं, और 2 साल का मतलब है इलेक्शंस हैं।
अब ठीक इनको जो हिकमत अमली बनानी पड़ेगी वो इलेक्शन सामने रखी। ठीक है, यानी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नादिया फारूक और डॉक्टर अकबर जैदी, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहे। इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी। अब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।